हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके पास जीव विज्ञान है तो वो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। जीव विज्ञान क्लास 11 जिसमें देखिए हमारा अध्याय 3 चल रहा है और जिसका नाम है पादप जगत। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों की ये मेरी क्लास है। जब हिंदी मीडियम वाली हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम इसे इंग्लिश मीडियम वाली क्लास बनाएंगे। बाद में पहले हिंदी मीडियम में बनाते हैं, उसके बाद हम हिंदी मीडियम में बनाते हैं। सारा का सारा सोर्स जहाँ तक संभव है तो पूरा सोर्स हमारा NCERT का ही है। तो जब भी कभी बच्चे अगर वो देखते हैं और जब भी कभी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं तो अगर वो NCERT की बुक्स को अगर आप खोल लेंगे तो थोड़ा यही होगा कि उन्हें किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर सारा कंटेंट हमारा NCERT का ही है। तो देखिए आज मेरी 7वीं क्लास है। इससे पहले मैं इस अध्याय की 6 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ। ये मेरी 7वीं क्लास है। सारे के सारे जो मेरे वीडियो हैं मेरे YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं और आप जो है जैसे ही प्ले लिस्ट चुनेंगे तो आप जैसे ही प्ले लिस्ट चुनेंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर के जैसे ही वहाँ पर देखेगा पादप जगत, जहाँ पादप जगत होगा आप देखो तो आपको सारे वीडियो नंबर बाई नंबर आप देख सकते हैं। सब कुछ फ्री चलता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। बस देखते जाइए, पढ़ते जाइए और समझते लाइए। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की, यानी कि लेक्चर 7 की बात करें तो आज हमें देखिए लेक्चर 7 में हमें आज पढ़ना है रिहोडोसो। आज हमें पढ़ना है रिहोडोफाइसी ग्रुप को। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे देखिए रिहोडोफाइसी ग्रुप को। ठीक है, तो रिहोडोफाइसी ग्रुप है, इसके अंदर हम देखने तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या आएंगे, रेड एल्गे। ठीक, अर्थात लाल शैवाल। तो मुझे इसमें देखने के लिए मिलेंगे क्या, लाल शैवाल। तो हमें इस ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, देखिए लाल शैवाल देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हैं देखिए हमारे लाल शैवाल जो कि हमें इस ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है, आज की क्लास में हम लाल शैवाल को ही पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम बात करें, देखिए रिहोडोफाइसी वर्ग की बात करें कि रिहोडोफाइसी वर्ग की। ठीक, यानी कि लाल शैवाल की। तो रिहोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों को लाल शैवाल भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो मेरा रिहोडोफाइसी वर्ग है, तो रिहोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जितने भी शैवाल आते हैं उन्हें हम लाल शैवाल कहते हैं। लाल शैवाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दिखने में कैसे होते हैं, लाल। तो वो लिखने में कैसे होते हैं, लाल। इसे देखिए सवार के गौर से देखिए, ये दिखने में कैसे दिख रहे हैं आपको, लाल। ये कैसे दिख रहे हैं आपको, लाल। ये आपको लाल दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं लाल शैवाल। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं लाल शैवाल। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं लाल शैवाल। तो हमारी आज का यही क्लास है। हम आज की क्लास में लाल शैवाल को ही पढ़ेंगे, बारी बारी से समझेंगे इसे, जैसा कि हमारा NCERT में लिखा है। तो जैसे हम बात कर सकते हैं जेलिडियम, जैसे कि हम बात करते हैं जेलिडियम की, जैसे कि हम बात करते हैं जेलिडियम। जेलिडियम क्या है मेरा, लाल शैवाल। उसके हम बात करते हैं कॉन्ड्रस की। उसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्ड्रस की, कॉन्ड्रस की। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम बात करते हैं प्लूमेरिया की। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लूमेरिया की। ठीक, प्लूमेरिया, ये सब इसी वर्ग के सदस्य हैं। उसके अलावा हम देखो बात करते हैं रोडोमाइनेरिया पाल्मेटा की।
रोडीमेनिया पाल्मेटा की, ठीक है, ठीक, ये है। उसके अलावा देखो हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया की, ये है देखिए पॉलीसाइफोनिया। अब इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, सबको गौर से देखिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सभी हमें दिखने में कैसे लग रहे हैं, लाल। तो सभी हमें दिखने में कैसे लग रहे हैं, लाल। दूसरी बात, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें इनकी संरचना भी क्या दिख रही है, अलग दिख रही है। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। दूसरी बात हम बात करते हैं हैबिटेट की। हम ये बात देखेंगे, ये समझना कि आखिर में ये अधिकांशतः हमें मिल कहाँ रहे हैं, इनका आवास क्या है, वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए हम बात करें अब इनके आवास की। तो देखिए अधिकांशतः ये हमें समुद्र में पाए जाते हैं। अधिकांशतः हमें कहाँ मिलेंगे, समुद्र में। ये देखिए ये सब क्या है, मेरा समुद्र है। तो ये क्या है, मेरा समुद्र, ठीक। तो हमें ये कहाँ पर देखने के लिए मिले, समुद्र में। तो समुद्र में देखिए हमें बहुत सारे, देखो क्या, ये लाल लाल संरचना दिखाई दे रही है, ठीक। तो ये जो हमें लाल संरचना दिखाई दे रही है, यही क्या है प्यारे बच्चों, लाल शैवाल। यही क्या है प्यारे बच्चों, यही क्या है प्यारे बच्चों, लाल शैवाल। इसी को हम कहते हैं क्या, लाल शैवाल। इसे देखिए गौर से, ये क्या है, लाल शैवाल। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी संरचना दिख रही है। तो इसी संरचना को देखिए हम क्या कहते हैं, लाल शैवाल, लाल शैवाल, ठीक। ये देखो लाल शैवाल मिले, ये देखो लाल शैवाल, ये देखो लाल शैवाल, ये देखो लाल शैवाल, ये देखो लाल शैवाल, ये देखो लाल शैवाल। तो हमें समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए एक और बात कही है, समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। समुद्र में तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन उस जगह पर अधिक मिल रहे हैं जहां पर समुद्र का पानी क्या होता है, गर्म। तो जहां पर समुद्र का पानी क्या मिलेगा, अधिक गर्म, तो वहां पर हमें देखने के लिए सबसे अधिक मिलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसके लाल रंग के ऊपर। ये देखिए इनका लाल रंग, ये देखिए इनका लाल रंग लाल बरडक R5 के कारण है। ये NCERT की लाइन है, जैसा कि NCERT में लिखा है। अब देखो NCERT में यहाँ पर ये लिखा है कि इसमें जो एक लाल बरडक मिलता है उसका नाम है R5। तो हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये समझना है कि आखिर में R5 है क्या। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि R5 क्या है, किसे कहते हैं। तो पहले हम थोड़ा इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमें कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए R5 जिस शैवाल की बॉडी में अधिक है, पिगमेंट है, तो वो शैवाल ऑटोमेटिकली लाल होते हैं। तो देखिए R5 को पढ़ने से पहले देखिए हमें पढ़ना है फाइकोबिलिन्स के बारे में। अब यहाँ पर देखिए किसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत ये प्रश्न आ जाता है कि भैया फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, फाइकोबिलिन्स किसे कहते हैं। 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है फाइकोबिलिन्स किसे कहते हैं या फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं। तो आप उसका यहाँ से आंसर दे सकते हैं। अर्थात ये आ सकता है प्रश्न आएगा किसी प्रकार से 2 नंबर में कि सर R5 किसे कहते हैं, R5 क्या है, ये भी प्रश्न आ जाए तो उसका जवाब देखिए हम यहाँ से नीचे से दे सकते हैं। तो अब देखिए बात करें जहाँ देखो लिखा है R का मतलब होता है रेड। फाइकोइरिथ्रिन ये क्या है, मेरा एक पिगमेंट। क्या है ये, हमारे पिगमेंट, ठीक। तो बरडक है, ये क्या है मेरे पिगमेंट, यानी कि बरडक, ठीक। हिंदी मीडियम वाले की क्लास में देखिए इंग्लिश थोड़ी बहुत चल रही है। हिंदी मीडियम वाले जितने बच्चे हैं थोड़ी बहुत इतनी इंग्लिश को समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हिंदी के साथ साथ में आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश को समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इतनी बात को समझ पहले।
तो देखो ये सारी चीज़ को समझने से पहले मुझे यहाँ पर ये समझना है कि फाइकोबिलिन क्या है। तो फाइकोबिलिन क्या है, फाइकोबिलिन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइकोबिलिन के बारे में, ये सहायक वर्धक होते हैं, अर्थात एसेसरी पिगमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एसेसरी पिगमेंट, सहायक वर्धक होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोटीन होते हैं। ये क्या है, प्लांट्स के बॉडी में पाए जाने वाले क्या हैं, ये एक तरह के प्रोटीन हैं। अगली बात, ये जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात वाटर सॉल्यूबल हैं। तो फाइकोबिलिन्स वो होते हैं जो कि हमें बहुत सारे शैवाल हैं उनकी प्लांट्स की बॉडी के अंतर्गत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स का क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। तो भैया पहली बात तो ये एक सहायक पिगमेंट है, दूसरी बात ये एक तरह के प्रोटीन है, तीसरी बात ये जल में घुलनशील है। इतनी बात को याद रख लो। अब ये फाइकोबिलिन्स मेरे दो प्रकार के होते हैं। ये फाइकोबिलिन्स कैसे होते हैं, हमारे दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के। अब एक है देखिए फाइकोसाइनिन, एक को कहते हैं फाइकोसाइनिन और दूसरे को हम कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन। एक को कहते हैं हम फाइकोसाइनिन और दूसरे को कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन। तो अब यहां पर हम प्यारे बच्चों हमें यह समझना है आखिर में कि फाइकोसाइनिन क्या है और फाइकोइरिथ्रिन क्या है। हमें ये तो पता है, एनसीईआरटी में ये तो लिख दिया है कि इसके अंदर क्या मिला है, फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोइरिथ्रिन मिलने की वजह से उसका रंग कैसा हो रहा है, लाल। उसका रंग कैसा हो रहा है, लाल, फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोइरिथ्रिन एक प्रकार है फाइकोबिलिन्स का, ठीक, फाइकोबिलिन्स का, ठीक है। अब सुनिए, तो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दो में ये विभाजित होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये देखिए अब फाइकोसाइनिन क्या है, अब फाइकोसाइनिन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये नीला रंग प्रदान करता है, फाइकोसाइनिन वो होता है जो नीला रंग प्रदान करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हमें कोई इस प्रकार का शैवाल मिल रहा है जिसका रंग थोड़ा थोड़ा नीला है, तो हम ये कह सकते हैं उसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, फाइकोसाइनिन वर्णक, ठीक है। दूसरी बात, अर्थात यह नील हरे शैवाल, देखो बात करी, नील हरे शैवाल जिसे हम कहते हैं क्या, साइनोफाइसी वर्ग के अंदर आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो नील हरे शैवाल भी क्या हैं, वो हमारे एक तरह के शैवाल हैं, लेकिन उनके अंदर मुझे क्या मिला देखने के लिए, फाइकोसाइनिन वर्णक, जिसकी वजह से उनका रंग कैसा हो जाता है, नीला, ठीक। तो साइनोफाइसी वर्ग या मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं, उनमें मुझे पाया जाता है। अगली बात, ये वर्णक सॉरी, अब देखिए अब हम अगली बात करते हैं फाइकोइरिथ्रिन की, ठीक है। तो फाइकोइरिथ्रिन क्या है, ये भी क्या है मेरा एक एसेसरी पिगमेंट। तो देखिए यह लाल रंग प्रदान करता है, अर्थात रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। तो ये लाल रंग प्रदान करता है तो रोडोफाइसी मिल रहा है, और फाइकोसाइनिन नीला रंग प्रदान करता है तो वो नीलहर शैवालों में मिलता है, अर्थात साइनोबैक्टीरिया में मिल रहा है। तो ये सारी चीज क्या है, मेरी फाइकोबिलिन्स हैं, और ये फाइकोबिलिन्स के पाए जाने वाले क्या है, दो प्रकार हैं। अब फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, इनकी देखिए बात हो रही है, थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए। ये वर्णक यानी कि ये वर्णक, ठीक है, ये वर्णक, ठीक है, ये वर्णक प्रकाश को अवशोषित करके, ये वर्णक क्या करेंगे, ये दोनों फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन क्या करेंगे, प्रकाश को, ठीक है, इसे देखिए यहां पर देखिए समझिए। तो ये मान लीजिए प्रकाश को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्रकाश को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, ठीक है, अवशोषित, ठीक है। अब प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसे क्लोरोफिल ए वर्णक को स्थानांतरित कर देते हैं। अब इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन ने क्या कर लिया, प्रकाश जैसे ऊपर से आया तो उसने एब्जॉर्ब कर दिया, उसने क्या कर दिया, क्लोरोफिल ए को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कि भैया यहां से लेकर के इसने यहां ट्रांसफर कर दिया, किसे, क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए तो भाई सब में मिलता है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक यूनिवर्सल, क्या है, एक यूनिवर्सल मेरा क्या है, क्लोरोफिल क्या है, एक यूनिवर्सल है, यानी यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये सब में मिल जाए। बीटा कैरोटीन में क्या है, यूनिवर्सल है, मुझे अक्सर सब में देखने के लिए मिल रहा है। तो क्लोरोफिल ए को इसने क्या कर दिया, स्थानांतरित, जो प्रकाश अवशोषित किया, माने भाई क्लोरोफिल ए तू ले ले भाई, वहां पर जाके क्या कर दिया, स्थानांतरित। तो वर्णक को स्थानांतरित कर देते। अतः कैरोटीन की भांति फाइकोबिलिन भी एक प्रकार का सहायक वर्णक है।
तो जिस प्रकार से कैरोटीन होता है उसी प्रकार से जो मेरे फाइकोबिलिन्स हैं जिसके अंतर्गत आते हैं मेरे फाइकोसाइनिन या फाइकोएरिथ्रिन, ये भी क्या है मेरे एक सहायक वर्णक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखा क्योंकि यहाँ पर देखो एनसीईआरटी आर फाइकोएरिथ्रिन लिखा है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है ये क्या है, इस बात से हमारा तात्पर्य है। अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखो क्या कहा देखो एनसीईआरटी में। अब देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा है ये पानी की सतह पर, अब ये पानी की सतह पर बताना है जहां अधिक प्रकाश पड़ता है वहां भी पाए जाते हैं। अब ऐसा पानी समुद्र के अंदर में जहां खूब प्रकाश आ रहा है, ये देखिए ये क्या है मेरा सन, ठीक, और खूब प्रकाश आ रहा है यहाँ पर, ठीक, ये देखिए खूब प्रकाश आ रहा है प्यारे बच्चों, देखो खूब प्रकाश आ रहा है। तो जहां पर खूब लाइट आ रही है, ठीक है, जहां पर खूब लाइट आ रही है तो यहां पर इसे क्या मिल रही है, मोर लाइट, मोर लाइट, बहुत लाइट मिल रही है। यहां पर क्या मिला है, बहुत प्रकाश मिल रहा है, ठीक। जिस जगह पर बहुत प्रकाश मिलता है तो ये प्यारे बच्चों हमें देखने के लिए वहां खूब मिल जाते हैं, अर्थात वहां मिल जाते हैं, ऐसी जगह पर मिल जाते हैं जहां खूब प्रकाश आ रहा। उसके अलावा देखो क्या लिखा है अगला बात, समुद्र की गहराई, ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर समुद्र की गहराई जहां पर प्रकाश कम होता है वहां भी। अब ऐसी जगह पर मान लीजिए समुद्र की गहराई है, समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा, यहां पर क्या है, नो लाइट, नो लाइट, ठीक, नो लाइट, यहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे देखने के लिए क्या ये मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, लाल शैवाल, लाल शैवाल, ठीक। तो हमें ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जहां पर प्रकाश आ रहा है समुद्र में उस जगह पर ही मुझे देखने के लिए लाल शैवाल मिल रहे हैं, और जहां पर प्रकाश नहीं आ रहा है मुझे वहां भी देखने के लिए लाल शैवाल मिल रहे हैं। तो ये हमें दोनों ही कंडीशन प्यारे बच्चों देखने के लिए मिल रही हैं। अगला देखिए लाल शैवाल, लाल शैवाल का लाल थैलस, जो लाल शैवाल होता है उसका लाल थैलस, ठीक है, ये क्या है, लाल थैलस, लाल थैलस, पूरा ही थैलस उसका लाल है। लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है, तो ये पूरा का पूरा थैलस की बात करते हैं वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय, 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 अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है इसका जो पूरा थैलेलस होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, जिसका शरीर, जिसकी बॉडी, जिसका थैलस बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय थैलस। तो ये तो लिखा है बहुकोशिकीय थैलस होता है, और इनमें से कुछ की संरचना बड़ी जटिल होती है। उसके अलावा इसमें पाए जाने वाले बहुत ऐसे होते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत ज़्यादा जटिल होती है, तो उसकी संरचना क्या होती है, बहुत ज़्यादा जटिल होती है। अब देखिए अगली देखिए लाइन क्या कहेगा इसमें। अब देखिए थोड़ा यहां पर और समझ लीजिए, ये बहुत थोड़ा समझने वाली चीज है। यहां पर देखिए, यहां देखिए, ये देखिए इनका भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये देखिए स्टार्च, ये देखो स्टार्च, बट स्टार्च कौन सा है, फ्लोरिडियन, ठीक है, कौन सा स्टार्च, फ्लोरिडियन, ठीक है। तो फ्लोरिड स्टार्च का मतलब जब भी कभी स्टार्च का नाम आ जाता है तो आप ये समझिए उसमें क्या है, ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी एक चैन होती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो फ्लोरिडियन स्टार्च देख रहे हैं, तो फ्लोरिडियन स्टार्च उसे कहते हैं जिसमें ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो कुछ अलग सीक्वेंस में होंगे। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए ग्लूकोज, देखिए इसमें देखिए ये ग्लूकोज है, देखिए एक सी हो गया, एक सी होगा, एक सी हो गया और एक सी हो गया और ऐसे करके ये सी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मुझे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज की एक चैन मिल रही है, कैसी, एक ब्रांच्ड चैन मिल रही है। हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, एक ब्रांच्ड चैन, ठीक, ब्रांच्ड चैन ग्लूकोज की, ठीक है। हमें यहाँ पर मिल रही है क्या, एक ब्रांच्ड चैन। इसकी संरचना देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक ग्लूकोज ये है,
एक ग्लूकोज ये है, एक ग्लूकोज ये है, एक ग्लूकोज अणु ये है, एक ग्लूकोज अणु है, एक ग्लूकोज अणु ये 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 है, एक ग्लूकोज। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ग्लूकोज के अणुओं की एक ब्रांच्ड चेन है। अब थोड़ा समझते हैं हम आगे। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च उसे कहते हैं जहाँ पर ग्लूकोज के जो अणु कुछ सीक्वेंस में लगे हुए हैं ब्रांच्ड के रूप में। अब देखिए इसे फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरा फ्लोरिडियन स्टार्च है इसे हम फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च भी कहते हैं। फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि हम ये हमारे जो रेडियोफाइसी वर्ग में मिल रहा है तो इस प्रकार की जो संरचना है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फ्लोरिडियोफाइसी स्टार्च भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद यह मुख्यतः लाल शैवाल में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। दूसरी बात, यह प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कार्बन को, ठीक, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कार्बन को संग्रहित स्टोरेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण कर रहा है किसी प्रकार से लाल शैवाल, तो प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो वहाँ पर मिलने के लिए मानो CO2 आ रही है किसी प्रकार से, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 ले, तो वहाँ पर जो कार्बन उसे प्रकाश संश्लेषण के दरमियान में जो कार्बन उसे मिल रही है उस कार्बन को देखो ये क्या करें, उस कार्बन को ये स्टोरेज करने के लिए उपयोग, तो उस कार्बन को क्या करेंगे ये स्टोरेज करते रहते हैं। ठीक, यह एक प्रकार का ग्लाइकोजन है। ये देखो ग्लाइकोजन लिखा है, ग्लाइकोजन का मतलब क्या है? ग्लूकोज के अणुओं की क्या है? एक चेन है। ग्लाइकोजन का मतलब क्या है? ग्लूकोज के अणुओं की एक चेन है। यह है देखिए ग्लूकोज का अणु, ये देखिए ग्लूकोज का अणु, अर्थात ये क्या है? एक शुगर का अणु। ठीक है, शुगर शर्करा। ठीक है, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। देखो क्या कर रहा है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट का जब भी कभी नाम आ जाता है तो आप अपने आप ये समझ लीजिए कि जटिल कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं जिसमें कार्बन, जिसमें जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो 2 से अधिक होंगे, अर्थात 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्लूकोज की अणुओं की श्रृंखला होती है। वो भी कैसी होती है? एक शाखित होती है। तो यही देखो जटिल ग्रह, इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया जो ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बना होता है। यह लाल शैवाल के लिए एनर्जी प्रदान करता है। ये लाल शैवाल के लिए क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है, अर्थात उसे एनर्जी प्रदान करता है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है मुझे, जो मेरे रोडोफाइसी जो वर्ग है उस रोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत मिलने वाला क्या है? मेरा एक फूड स्टोरेज है, एक फूड है, उसका एनर्जी का क्या है? एक सोर्स। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगली लाइन क्या लिखी है यहाँ पर? इस स्टार्च की रचना एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। अब जो स्टार्च तो हमने अभी देखा था, ग्लाइकोजन वाला देखा था, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च भी मुझे क्या मिल रहा था? वो भी ग्लूकोज की एक ब्रांच श्रृंखला थी, लेकिन वो कैसे मिल रहा है? वो एमाइलोपेक्टिन की तरह मिल रही है, बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन की तरह बिल्कुल सेम होती है इसी प्रकार से। तो मान लीजिए यह ग्लूकोज के अणुओं की एक शाखित श्रृंखला है। तो एमाइलोपेक्टिन क्या है? एमाइलोपेक्टिन देखिए, एक ग्लूकोज का देखिए ये है, दूसरा ग्लूकोज का अणु है, तीसरा ग्लूकोज का अणु है, चौथा ग्लूकोज का अणु है, पांचवा ग्लूकोज। इससे देखो ग्लूकोज के अणुओं की श्रृंखला है, वो भी यहाँ से देखो ये है, अगला ऐसे जुड़ता जाएगा, ऐसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है, अर्थात ये क्या है? ब्रांच्ड। अर्थात ये क्या है? ब्रांच्ड, एक शाखित है। ये क्या है? मेरी शाखित संरचना। तो जैसी एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर होती है वैसी मुझे देखने के लिए फ्लोरिडियन स्टार्च की मिल जाती है। अब दूसरी बात देखो उसमें क्या, ग्लाइकोजन की तरह भी होता है। तो यह भी ग्लूकोज के अणुओं की एक शाखित श्रृंखला वाला स्टार्च है। तो ये है, देखिए मानिए ये ग्लूकोज लगा, ये ग्लूकोज लगा, ये, तो ग्लूकोज की यहाँ पर बहुत सारी शाखा देखिए। देखिए ग्लूकोज का अणु ये है, एक ग्लूकोज का अणु है, एक ग्लूकोज का अणु है, एक जो है, एक ये है। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसे जुड़ गया, यहाँ पर देखिए ऐसे जुड़ गया, यहाँ पर देखिए ऐसे जुड़ गया, यहाँ पर देखिए ऐसे जुड़ गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखो एनसीईआरटी ने देखो यही तो कहा है कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ही इसकी रचना होती है, बिल्कुल फ्लोरिडियन स्टार्च की। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये बात जो कही गई है उस बात को देखिए हमने यहाँ पर इस इमेज के द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया कि वास्तव में देखिए एमाइलोपेक्टिन की जो इमेज है एक ब्रांच्ड है
ग्लूकोज की श्रृंखलाएं शाखित है, और उसके अलावा ग्लाइकोजन की भी ग्लूकोज की श्रृंखलाएं वो भी शाखित है। जिस प्रकार से यहाँ पर शाखित लगे हुए हैं, जिस प्रकार से यहाँ शाखित लगे, वैसे ही मुझे देखने के लिए क्या मिले, फ्लोरिडियन स्टार्च मिलते हैं। तो वही बात एनसीईआरटी ने कहा कि फ्लोरिडियन स्टार्च की जो संरचना होती है, जो रचना होती है, वो बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। अब हमें थोड़ा और यहाँ पर समझना है। अब रियोडोफाइसी वर्ग के शैवालों की अगर बात करते हैं, तो इस वर्ग के सदस्यों में देखिए हम बात करते हैं तो हमें कायक जनन भी मिल जाता है देखने के लिए, हमें अलैंगिक जनन भी मिल जाता है, और हमें लैंगिक जनन भी मिल जाता है। तो कायक जनन की बात करते हैं, मुझे कोशिका विभाजन से मिल सकता है, हमें फ्रेगमेंटेशन से मिल सकता है। अलैंगिक जनन हमें एप्लानोस्पोर से मिल सकता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा पिछली बार पढ़ते आए, आज हम इसमें लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा और समझेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए कायक जनन की बात करते हैं, तो देखिए कायक जनन की बात करें, यह देखिए विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। थैलस के किसी पुराने भाग के मृत या क्षतिग्रस्त होने पर इसके अगले भाग की युवा शाखाएं पृथक हो जाती हैं। मान लीजिए कोई ये पार्ट है, ठीक है, इसका ये टूट गया, इसका ये हो गया, इससे नया थैलस बन जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन में कोई भी खंड टूट जाता है और टूट करके धीमे धीमे क्या नया डेवलप हो जाता है। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो कोई बड़ा वो नहीं है और कोई ज़्यादा ऐसी खास बात नहीं है। अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन देखिए अचल स्पोर से होता है। मान लीजिए कि कोई शैवाल है रियोडोफाइसी वर्ग का, तो उसके अंदर बहुत सारे बनने के लिए इस प्रकार के गैमीट बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, जो कैसे अचल। अचल का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजेला नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, नो फ्लैजेला। तो इसमें किसी भी प्रकार का हमें फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलता है। जिसमें क्लिच फ्लैज का नहीं था उसे हम कहते हैं क्या, अचल। अचल का मतलब एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। तो ये कहीं पर भी गिर जाते हैं, और जैसे ये कहीं पर गिरेंगे तैसे धीमे धीमे क्या ये जर्मिनेट कर जाएंगे और नया बन जाएगा। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन हो जाता है। इसे भी हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, इससे कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। अब हम थोड़ा देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। लैंगिक जनन, अगर हम बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो देखिए लाल शैवालों में लैंगिक जनन अत्यंत प्रगत का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वाला, ठीक है, एडवांस, ठीक है, एडवांस, ठीक, एडवांस एवं विषम युग्मी। विषम युग्मी मतलब होता है ओगेमस टाइप का या हेटेरोगेमस टाइप का, ठीक है, होता है, जो अचल, जो क्या होता है, अचल गैमीट्स, ठीक है, जैसे कि नॉन मोटाइल गैमीट्स द्वारा होता है। और इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। जैसे जैसे गैमीट बनेंगे उसके बाद क्या होगा, जो मेरा फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट होगा। निषेचनोत्तर विकास अर्थात परिवर्तन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा, कुछ चेंजिंग मिलेगा। तो इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए प्रत्येक नर जनांग, अब बात करेंगे नर जननांग की, मेल सेक्स ऑर्गन्स की। तो ये है देखिए मेरे मेल सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर लग रहे हैं ये देखते हैं अभी। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथीरिडिया। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एंथीरिडिया, ठीक है। तो एंथीरिडिया कहते हैं जिसे अचल पुमड़ूदानी यानी स्पर्मेटेजियम भी कहते हैं। ये है देखिए स्पर्मेटेजियम, ठीक है, ये है स्पर्मेटेजियम, ठीक है, ये है स्पर्मेटेजियम, ये देखो लिखा है स्पर्मेटेजियम, ठीक है, स्पर्मेटेजियम, ठीक है। ये क्या है मेरी एंथीरिडिया, ये क्या है हमारी एंथीरिडिया, 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 ठीक है, एंथीरिडिया। इसमें केवल एक नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट विकसित होता है। तो इसके अंतर्गत केवल क्या होगा, एक गैमीट बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा, केवल एक गैमीट। वो गैमीट भी कैसा होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड, अर्थात हमें कह सकते हैं उसमें हमें किसी प्रकार का कोई देखने के लिए फ्लैजिला नहीं मिलता है। ये स्पर्मेटियम कहलाते हैं, या तो हम इसे कहते हैं अचल पुमड़ू कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का हमें देखने के लिए क्या फ्लैजिला नहीं मिलता। जिसमें हमें फ्लैजिला नहीं मिलता उसे आप कंडीशन में कहते हैं क्या, अचल। अचल उसे कहते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं है, जो चल नहीं सकता है उसे कहते हैं अचल। तो ये क्या है मेरे स्पर्मेटियम कहलाते हैं। तो इसके अंदर बनने वाले जो होते हैं
पोड़ू जो बनता है मेरे, उसी को कहते हैं क्या हम, स्पर्मेटियम, स्पर्मेटियम, ठीक है। ये स्पर्मेटियम मेरे कहलाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं हम क्या, स्पर्मेटियम एंथीरिडिया। अब फीमेल सेक्स की बात करते हैं, तो फीमेल के जो अंग होते हैं इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे हम अंडधानी या जायाधानी प्रोकार्प भी कहते हैं, यह दो भागों में बटी हुई होती है, ठीक। तो देखिए पहला देखो फूला हुआ आधारी भाग, ये देखिए ये जो पूरी संरचना होती है, ये पूरी संरचना ये क्या है मेरी, स्त्री केशा, स्त्री केशा, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये क्या है मेरी, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। ये दो भागों में बटी होते हैं, एक तो होता नीचे फूला हुआ भाग, ठीक, फूले हुए भाग को कहते हैं कॉर्पोगोनियम। तो देखिए फूला हुआ आधारी भाग जैसे हम कहते हैं कॉर्पोगोनियम, तो ये क्या है, फूला हुआ आधारी भाग, यानी आधार का मतलब आधार वाला, आधारीय भाग, इसे हम कहते हैं कॉर्पोगोनियम। उसके अलावा देखो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, अंतस्थ लंबी नली के समान स्त्री, ठीक, स्त्रीधानी रोम या ट्राइकोगाइन कहलाता है। अब इसमें मुझे एक लंबी ट्यूब दिख रही है, ये दिख रही है एक लंबी ट्यूब, ये ट्यूब लाइक, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो इस वर्ग के जो रियोडोफाइसी वर्ग है, और रियोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जो आने वाले मेरे सदस्य हैं, जो शैवाल हैं, उनकी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है, उस फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होती है जिसे हम प्रोकार्प कहते हैं, वो दो भागों में बटी है। पहला भाग तो देखिए आपका हो गया ये कॉर्पोगोनियम, और दूसरी देखिए ये इससे ऊपर वाली जो संरचना है इसे कहते हैं ट्राइकोगान। यहीं से प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक, यहीं से प्रश्न आ जाए कि जो लंबी संरचना होती है लाल शैवालों में पाई जाने वाली जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है, उसमें लंबी संरचना को क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन कहते हैं या क्या कहते हैं, तो यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। उसके आधारी भाग जो फूला हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोगोनियम। इस बात को थोड़ा हम यहाँ पर ध्यान रखें, यही पॉइंटों से ज़्यादातर प्रश्न बन जाते हैं। तो इसके जो भाग होते हैं दो भागों में बटे होते हैं, एक हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक, इसे हम अंडधानी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को समझा। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ी समझनी है हल्की सी, कि जो मेरा रियोडोफाइसी वर्ग है, तो रियोडोफाइसी अगर मैं वर्ग की बात करता हूँ, यानी कि लाल शैवालों के वर्ग की बात करता हूँ, तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के आधार पर, मतलब उस चेंज के आधार पर, उस परिवर्तन के आधार पर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन रखा है, तो देखिए एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, और एक होता है मेरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और एक होता है मेरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये देखो तीन शब्द हैं, तीन शब्दों को थोड़ा हम समझते हैं। प्री का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई गैमीट मिले नहीं हैं, यहाँ पर गैमीट मिले हुए नहीं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, अर्थात गैमीट का मिलना। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक गैमीट ये है और एक गैमीट है, अब ये दोनों गैमीट मिल गए तो मैं इसे कहूँगा फर्टिलाइजेशन। जब गैमीट बन रहे हैं, बन करके वो अभी मिल नहीं रहे, उसे कहते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्री का मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन से पहली वाली चीज़ ये है, और ये फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद की चीज़ को कहते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी कभी हमारे गैमीट फर्टिलाइजेशन मिल जाते हैं तो उसके बाद देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, चेंज, जिसे मैं क्या कहता हूँ निषेचनोत्तर परिवर्तन, ठीक है, हिंदी में इसे हम कहते हैं निषेचनोत्तर परिवर्तन। अब ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसी के आधार पर जो हम बात कर रहे हैं रियोडोफाइसी वर्ग की बात करें, तो रियोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जो पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उसमें मुझे दो कैटेगरी देखने के लिए मिलती हैं। उन दोनों कैटेगरी को मैंने बांटा,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज के आधार पर, मैंने उस चेंज के आधार पर बांटा कि उसके बाद में कुछ कैटेगरी ऐसी हैं उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, निषेचन के बाद क्या परिवर्तन हुए, उसके आधार पर मैंने बांटा। थोड़ा यहाँ अब समझ लीजिए। तो इसके आधार पर जब हमने इसे बांटा तो इसे दो ग्रुप में, दो सब ग्रुप में बांटा। एक तो हमारे पास तो बेंगी आईडी, एक को कहते हैं हम बेंगी आईडी और हम दूसरे को कहते हैं फ्लोरिडी। ठीक, तो दो कैटेगरी मैंने बनाई, एक तो मैंने फ्लोरिडी बनाई कैटेगरी और दूसरी मैंने क्या बनाई, बेंगी आईडी कैटेगरी। तो ये है मेरे पास बेंगी आईडी कैटेगरी, तो हिंदी में लिखा है बेंगी आईडी कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हिंदी में ये लिखा है फ्लोरिडी। ठीक है, तो इंग्लिश में ये भी लिख दिया मैंने। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं हल्का सा। हालांकि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन थोड़ा ये समझ लो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं इसे। देखिए बेंगी आईडी जो ग्रुप है उसके अंदर लाल ऐसे शैवाल रखे गए, उनके कुछ लक्षण देखो, ये सरल संरचना वाले होते हैं। इसकी संरचना सिंपल क्या मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्या मिलेगी, सिंपल मिलेगी। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यूनी एक्सल मिलेगी, यूनी एक्सल कैटेगरी के मिलते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई इस प्रकार का है तो कोई हल्की सी ऐसी ब्रांच मिलेगी। ठीक है, ऐसी ब्रांच मिलती जाएगी, ऐसी ब्रांच मिल जाएगी, ये यूनी एक्सल ब्रांच होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनी एक्सल। और इनकी संरचना बहु अच्छी होती है। बहु अच्छी मतलब ये है पॉली एक्सल, पॉली एक्सल बहु अच्छी। बहु अच्छी मतलब अच्छी का मतलब क्या है, अच्छे, इसमें बहुत अच्छे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास इस प्रकार का लाल शैवाल है, इस लाल शैवाल में देखिए एक यहाँ से निकल गई संरचना, ठीक ठीक, और इसी में देखिए एक और ये निकल गई संरचना, और इसमें एक निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, अब इसमें से ऐसे निकल गई, इसे कहते हैं बहु अच्छी। और एक अच्छी मतलब इसमें केवल एक ही अच्छी निकल रही है। ये देखो मेरी क्या निकल रही है, केवल एक ही अच्छी निकल रही है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत, इसी तरह क्या है, इनकी संरचना बहुत अच्छी होती है। ठीक, पॉली एक्सल, यहाँ पर बहुत सारी अच्छी निकल रही हैं, यहाँ पर केवल एक अच्छी निकल रही है। अगली बात, इन शैवालों में विस्तृत अंतर्वेशी वृद्धि होती है, डिफ्यूज इंटरकैलरी ग्रोथ होती है। अब बेंगी ओइडी जो बात कर रहे हैं, बेंगी ओइडी के अंतर्गत आने वाले वो शैवाल होते हैं जिसके अंतर मुझे इंटरकैलरी ग्रोथ मिल रही है। इंटरकैलरी ग्रोथ क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पर इंटरकैलरी ग्रोथ देखिए इंटरकैलरी ग्रोथ हमें मान लीजिए ये कोई मेरे पास लाल शैवाल है। ठीक है, लाल शैवाल के अंदर हम देखने के लिए हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर इंटरकैलरी ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने के लिए इंटर, और यहाँ पर हमें देखने के लिए शीर्ष, तो यहाँ पर हमें इसमें देखने के लिए मुझे क्या मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर इंटरकैलरी मिल जाएगी। इसके नीचे से ये होता है ऊपर वाला एपिकल। ठीक, तो यहाँ एपिकल पर हो रही है, तो यहाँ पर एपिकल पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, इंटरकैलरी मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटरकैलरी ग्रोथ पाई जाती है, और यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पे उसकी एपिकल सेल की ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, एपिकल सेल की ग्रोथ मिलेगी। दूसरी बात, सेक्स ऑर्गन्स अपेक्षाकृत स्लो, तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, सरल। ठीक, तो इस सब ग्रुप के सदस्यों के सेक्स ऑर्गन्स जननांग अंग अधिक विकसित होते हैं, अर्थात इसके आने वाले ऐसे होंगे वो अधिक विकसित होंगे, अर्थात वे कुछ एडवांस होंगे, इनसे अच्छे होंगे इनके जनन। ठीक है, इसमें जायगोट का न्यूक्लियस विभाजित होकर सीधे फल बीजाणुधानी यानी कि कॉर्पोस्पोरेंजिया का निर्माण करता है। तो इसमें अगर कोई भी जायगोट है, मुझे बेंगी ग्रुप के अंदर अगर कोई जायगोट मिल रहा है तो जायगोट का जो न्यूक्लियस होता है तो वो न्यूक्लियस क्या है, एकदम डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के सीधा क्या करेगा, कॉर्पोस्पोरेंजिया बना लेगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, जायगोट का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के सीधे डायरेक्ट कॉर्पोस्पोरेंजिया को बना लेगा, तुरंत बना लेगा। जबकि यहाँ पर जब इसका जायगोट अंकुरित होकर, ठीक है, गोमिनोब्लास्ट तंतु, ठीक है, गोमिनोब्लास्ट तंतु का निर्माण करता है। ठीक, उसके अलावा इस तंतु की शीर्षस्थ कलिका यानी कि एपिकल सेल में फल बीजाणुधानी यानी कॉर्पोस्पोरेंजिया विकसित हो जाती है, जैसे कि जेलिडियम और पोरफायरा। तो पोरफायरा क्या है मेरा, पोरफायरा मेरा वो है जो बेंगियाइडी ग्रुप के अंतर्गत आता है, और जेलिडियम वो है जो मेरा फ्लोरिडी सब ग्रुप के अंतर्गत आता है।
तो आज की क्लास का हमारा यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वाई NCERT को देखते रहें और समझते रहें, पढ़ते रहें, मज़े लेते रहें।